जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में सारे है रस भाव भरा हुआ। रूप, स्पर्श और शब्द। हाथ में वस्तु आई, रूप सबसे पहले, स्पर्श है हाथ में तो स्पर्श तो है ही। आँख ने रूप देखा, हाथ ने स्पर्श देखा, बजा के कान से सुना शब्द। अब कह रहे हैं 3 कर लिए प्रयोग, जो भी कुछ हाथ में आए, रूप देखो, स्पर्श देखो, शब्द देखो। अब कह रहे हैं चौथी इंद्रिय प्रयोग करो, रसना। जीभ से ये लगा देखो। हाथ में है तो जीभ से भी लगा के देख लो, ये भी तुम्हारी ज्ञान करने की एक इंद्रिय है। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद, लगा के देखो कुछ स्वाद है वस्तु में। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं। एक बार एक बहन मेरे पास कांच का गिलास लेके आई, कह रही इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पहले जब सर्वांग योग पढ़ाती थी मैं घर पे, स्वाद का मतलब स्वादहीन भी एक स्वाद है। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमारे को पहले 5 ज्ञानेंद्रियों से ही उसको देखना होता है, मुख्य रूप से आँख से, स्पर्श से और जीभ से और नाक से। बजा के तो नहीं देखना होता। 4 इंद्रियां हम प्रयोग करते हैं। पहले ऐसे करते हैं, फिर अंदाज लगाते हैं कि ये किस तरह का तत्व है। तो उसमें कई बार रसहीन भी हम लिखते हैं, रसहीन यानी स्वादहीन। गंधहीन भी लिखते हैं। कुछ पदार्थ हमें गंधहीन मिलते हैं, कुछ पदार्थ हमें स्वादहीन मिलते हैं। तो गंध से अंदाज होता है कि ये इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है, किस तरह का कंपाउंड है, किस तरह का तत्व है, रासायनिक है या वैसा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी में गंध होती है। गंधहीन को भी हम गंध में ही काउंट करेंगे। जब वो कह रहे हैं ना जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, तो जब हम जीभ से लगाएंगे तो हमें इसमें कुछ स्वाद मिल जाएगा। हो सकता है कि हमें इसको हम चखे तो हमें कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, अब इसमें क्या स्वाद, स्वाद नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ स्वाद आ जाए, कपड़ा है इसमें आ सकता है कुछ हल्का सा, गंध भी आ सकती है। अब कांच के गिलास में कोई गंध नहीं है। तो जब हम इस तरह से करने लगते हैं, जब वो कहते हैं कि जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में है रस भाव भरा हुआ। तो रस भाव का मतलब कोई ना कोई स्वाद होगा। वो स्वाद का मतलब हम उसे खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, मीठा, नमकीन इस तरह से जस्टिफाई कर सकें, इस तरह से उसकी परिभाषा कर सकें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम उसे बता ना पाएँ कि वो कड़वा है कि खट्टा है कि कसैला है, तीखा है। स्वाद है पर स्वादहीन रूप में हम उसे कह रहे हैं। अब जिसे हम स्वादहीन कह रहे हैं तो इसका मतलब उसमें रस नहीं है, इसका मतलब उसमें जल तत्व नहीं है। प्रयोग करेंगे तो जल तत्व तो पक्का मिल जाएगा उसमें, चाहे हमें स्वाद ना भी आ रहा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता उसमें जल तत्व ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती जिसमें हमें जल तत्व ना हो। वो किस रूप में होगी कह नहीं सकते। तो यहाँ पर जब कहते हैं कि वस्तु में कुछ स्वाद है, तो हम ये शंका न कर बैठे कि यदि स्वादहीन कोई चीज़ है तो इसका मतलब उसमें रस नहीं है, पहली बात। अब आपको मैं वो विज्ञान की भाषा नहीं समझा सकती, क्योंकि नहीं समझ पाओगे, और वो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। वो बचपन से साइंस पढ़ी हुई हो तो बातें समझ में आती हैं।
तो वास्तविकता क्या है कि स्वाद रस को सिद्ध करता है, रस जल की सिद्धि करता है, और जल वो तत्व है जो मूल तत्व है। क्योंकि असल में जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, इन्हीं से ही तो बनी है। यही तो 5 भूत हैं। बिना इन 5 भूतों के कोई वस्तु बन ही नहीं सकती। जब बन ही नहीं सकती तो स्वादहीन हो या रसहीन हो या गंधहीन हो। कुछ वस्तुएं होती हैं जिसमें गंधहीन होती हैं। वो गंधहीन हो, पर इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो पृथ्वी तत्व से बनी ही नहीं। तो यहाँ उन्होंने सामान्य भाषा में प्रयोग किया, क्योंकि हमारे आगे तो मिश्री रखी है। अब मिश्री रखी, हमें लकड़ी का टुकड़ा, वो कह देते हैं मिश्री रख ना मिले तो लकड़ी का टुकड़ा रख लो, पत्थर का टुकड़ा रख लो, मिट्टी का टुकड़ा रख लो, किसी का टुकड़ा रख लो। अब शंकराचार्य जी को जब उपदेश दिया गया था तो उनके गुरु ने वहीं पड़ी हुई मिट्टी का टुकड़ा उठा करके 2 मिनट में उपदेश कर दिया। 3रे अध्याय तक जितनी बात आई है उतना ही उपदेश है। असल में तो उतना ही है। क्षर को देखना है, अक्षर को देखना है और पुरुषोत्तम को देखना है। अब ये तो हमारे अंतःकरण पे आए हुए पर्दों को हटाने के लिए इतना खोल खोल के क्षर को समझाया जा रहा है। पर्दे अंतःकरण में ना हो तो 1 मिनट में सारा क्षर 1 कोटि का दिख जाए और उसको प्रकाशित करने वाला मैं अक्षर हूँ ये दिख जाए, तो वो लकड़ी का टुकड़ा से पता चल जाए कि जैसे लकड़ी में लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसे आत्मा में ये देह है। समझना तो आत्मा परमात्मा को ही है। तत्व दृष्टि ही तो बनानी है। लकड़ी के टुकड़े में लकड़ी, मिट्टी के टुकड़े में मिट्टी, और टुकड़ा किसी का भी हो, मिट्टी का हो, लकड़ी का हो, समझना तो एक अस्थि को ही है। समझना तो एक अस्थि को ही है। अस्थि में ही सारा विश्व दिख रहा है, वो लकड़ी हो, मिट्टी हो, मिश्री हो, देह हो। अस्थि जैसे मिट्टी में जैसे मिट्टी का टुकड़ा है, ऐसे अस्थि में मिट्टी है, ऐसे अस्थि में पत्थर है, ऐसे अस्थि में आप में सब है। मूल बात तो अस्थि को समझनी है, और अस्थि में ये सब दिखता है। ये समझ आने के बाद जितना आसान लगता है, समझने से पहले बहुत कठिन लगता है। बहुत कठिन लगता है। जब समझ नहीं आता तो बहुत कठिन लगता था हमें भी। अस्थि में ये कैसे दिख रहा है? क्योंकि हमारी दृष्टि भौतिक दृष्टि थी उस टाइम। तो मुझे याद है कि पूज्य बीजी महाराज जब हमें समझाते थे, उदाहरण देते थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा आसान उदाहरण लगता था बीज और पेड़ का। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे बीज और पेड़ का ही उदाहरण सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों लगता था। ये मिट्टी का टुकड़ा, ये लकड़ी का टुकड़ा, ये पत्थर का टुकड़ा, ये मिश्री, ये तो धीरे धीरे समझ में आने लगे। बीज वाला उदाहरण क्यों ज़्यादा जस्टिफाई कर पाती थी मैं, क्यों ज़्यादा मुझे सही लगता था, उसके साथ मैं क्यों तालमेल ज़्यादा बिठा पाती थी, उससे ज़्यादा मुझे क्यों अपनी विद्या का उदाहरण जो है बीज वाले उदाहरण से ज़्यादा समझ में आता था। क्योंकि मैं आत्मा को तो बीज की तरह और संसार को वृक्ष की तरह समझना चाहती थी। मुझे लगता था आत्मा है पर कहीं बीज की तरह होगी, बाकी सारा संसार तो वृक्ष की तरह फैला हुआ है। तो जैसे वृक्ष में बीज से हुआ है पर दिखता तो वृक्ष है, बीज से हुआ है, हाँ बीज से हुआ है, बीज में लय भी हो जाएगा, लेकिन विस्तार तो वृक्ष का ही है। तो विस्तार तो हमें जगत का दिखता है, परमात्मा कहीं बीज रूप में है। लेकिन असली उदाहरण तो यही है। वो तो शुरू में हम उनसे तालमेल इसलिए बना पाते हैं क्योंकि हमें संसार का विस्तार ज़्यादा दिखता है। अब इस संसार के विस्तार को कम करने के लिए धीरे धीरे ऐसे कर रहे हैं कि हमारा विस्तार जो हमने संसार का इतना फैलाया हुआ है, वृक्ष रूप में हम संसार को इतना फैला हुआ देख रहे हैं, आदि अंत मध्य रहित देख रहे हैं। इस आदि अंत मध्य रहित को ऐसे आदि मध्य अंत रहित देखें। आदि मध्य अंत रहित का मतलब है कि इसका आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है। अब ये आदि मध्य अंत जिसका है वो सीमित है। सीमित का आदि मध्य अंत है, तो सीमित का आदि मध्य अंत है। अब ये आदि मध्य अंत जिसका है वो सीमित है, सीमित का आदि मध्य अंत है, तो सीमित का आदि मध्य अंत है। अब ये आदि मध्य अंत जिसका है वो सीमित का आदि मध्य अंत है, तो सीमित का आदि मध्य अंत है। अब ये आदि मध्य अंत जिसका है वो सीमित का आदि मध्य अंत है, तो सीमित का आदि मध्य अंत है। अब ये आदि मध्य अंत जिसका है वो सीमित का आदि मध्य अंत है, तो सीमित का आदि मध्य अंत है। अब ये आदि मध्य अंत जिसका है वो सीमित का आदि मध्य अंत है, तो सीमित का आदि मध्य अंत है। अब ये आदि मध्य अंत जिसका है वो सीमित का आदि मध्य अंत है, तो सीमित का आदि मध्य अंत है। अब ये आदि मध्य अंत जिसका है वो सीमित का आदि मध्य अंत है, तो सीमित का आदि मध्य अंत है। अब ये आदि मध्य अंत जिसका है वो सीमित का आदि मध्य अंत
हर सीमित वस्तु का आदि मध्य अंत होता है। तो उस आदि मध्य अंत रहित परमात्मा को समझने के लिए हमें पहले 5 भूतों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि पहले इनको आदि मध्य अंत रहित देखो कि इनका आदि भी नहीं है। आपने देखा रूप का आदि कहाँ से कहोगे कि यहाँ से रूप शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। जहाँ देखो रूप ही रूप है, रूप का आदि कहीं से नहीं है। आँख ने देखना शुरू किया, रूप का कोई आदि ही नहीं है। आदि मध्य अंत रहित रूप ही रूप भरा हुआ है। फिर हमने स्पर्श को देखा तो स्पर्श भी आदि मध्य अंत रहित है। और इसी तरह से शब्द को देखा तो भी आदि मध्य अंत रहित है। कहाँ ऐसे जहाँ बजा के देखें तो शब्द नहीं है, तो आदि मध्य अंत रहित है। जिस तरह रूप की अखंडता है, रूप की अटूटता है, वो आदि मध्य अंत रहित है, ऐसे ही शब्द की है, ऐसे ही स्पर्श की, और अब हम ऐसे ही रस की देखेंगे। तो रस की भी अखंडता कैसे देखी, तो उन्होंने कहा जीभ से पहले लगा के देखो। अब जीभ से हम तो उसी को लगा के देखना चाहेंगे जो हमें भीतर ले जानी हो, क्योंकि हमें तो सीमित भाव है, मध्य अखंडता में नहीं जाना, सीमा में जाना है। लेकिन वो हमें असीम में ले जाने के लिए जीभ का प्रयोग असीम के लिए करा रहे हैं, सीमा के लिए नहीं करा रहे कि कुछ चीज़ें अंदर ले जानी है उनके लिए जीभ का प्रयोग करो, जो नहीं ले जानी उसके लिए मत करो। आदि मध्य अंत रहित प्रयोग करो। जो वस्तु देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, यदि स्वाद है तो रस है, रस है तो जल है। ऐसे ही विश्व में सारे रस भाव भरा हुआ, ये ध्यान रखना। तो नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी भरा। और इसी तरह से जब तुम नाक से सूंघ के देखो तो इसमें गंध दिखाई देगा। जैसे तुम्हें रस दिखाई दिया, तुमने हर चीज़ को जीभ से लगा के देखा, तुम्हें रस दिखाई दिया। अब मैंने आपसे पहले ही कह दिया कुछ चीज़ों में रस नहीं दिखाई देगा, तो भी हम मान के चलें कि वो रसहीन भी एक प्रकार का, लिखना तो हमें पड़ता ही था ना, रसहीन, स्वादहीन, या रसहीन तो नहीं, हम स्वादहीन लिखते, स्वादहीन, गंधहीन। अब स्वादहीन गंधहीन भी एक पहचान है उस वस्तु की, चूँकि उसमें कुछ स्वाद नहीं है तो वो स्वाद वाली वस्तुओं से अलग हो गई। अब कैसा स्वाद है जिस वस्तु का, उससे हम स्वाद वाली वस्तुओं को पहचानेंगे, और जिनमें स्वाद नहीं है वो स्वादहीन वस्तुओं की अलग श्रेणी है, तो हम उसी श्रेणी में अब दूसरा टेस्ट करेंगे गंध का। अब गंधहीन में भी कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, जो आते हैं उसके हिसाब से हम टेस्ट करेंगे। तो स्वादहीन गंधहीन भी तो एक श्रेणी है। जिन पदार्थों में स्वादहीनता है, गंधहीनता है, उनकी भी तो एक श्रेणी है। तो वहीं से शुरुआत करेंगे खोज करने में कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी इसमें जिनमें गंध नहीं होती, स्वाद नहीं होता। तो आप ये मत मानिए कि स्वादहीनता कोई गुण नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, वो भी एक लक्षण है। रसहीनता, स्वादहीनता या गंधहीनता एक लक्षण है। अब आप गृहिणियों को ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि गृहिणी हो आप लोग, उस तरह से आप पढ़े नहीं हो, इसलिए मैं आपको नहीं समझा सकती। गृहिणियों की एक सीमित समझ होती है, उतना ही समझ सकती है। आप कहोगे तू बड़ी गृहिणी नहीं है, नहीं मतलब मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे पता है वो तो मेरी तो इसी रीति लखों सारे दृश्य में गंध भी भरा। इसी तरह से सारे दृश्य में गंध भरा हुआ है, और गंध है तो सिद्धि करता है। गंध तो सिद्धि करते ही पृथ्वी तत्व की है। एक बड़ी बात मैं अभी जैसे कह रही थी कि हम लोग करते हैं प्रयोग, लेकिन कभी उस तरह से हमने ध्यान नहीं दिया कि हमने प्रयोग कर लिया और ठीक है बस अपना काम कर लिया। लेकिन जब पहले शुरू में पूज्य बीजी से ये बातें सुनी, गंध गुण पृथ्वी का है, और उन्होंने जब ये बात कही ना कि गंध गुण पृथ्वी का है, और जो तुम ये आँख से देख रहे हो ये पृथ्वी नहीं है, ये तो एक रूपाकृति है, तो मेरा माथा बड़ा ठनका था। मुझे आज भी याद है कि सुबह के सत्संग में ही ज़्यादा मैं जाती थी, और ये बात मैंने सुबह में ही सुनी थी। तो जो जिस समय जो बात सुनी है तो वो याद रहता है। मैंने कोई चीज़, हर चीज़ रिपीट तो कुछ भी नहीं सुना, जो चीज़ सुनी 1 या 2 बार ही सुनी होगी, उससे ज़्यादा तो सुनने का 3 साढ़े 3 साल तो सत्संग ही सुना है। तो
ये बात जब मैंने पहली बार पूज्य जी के मुख से सुनी कि ये जो है ना, ये रूपाकृति है, ये पृथ्वी नहीं है, ये रूपाकृति है, गंध गुण से पृथ्वी तत्व पहचाना जाता है, तो सच में मेरा माथा बड़ा ठनका था कि अरे हम साइंस पढ़ के भी हमने ये बात कभी सोची नहीं। बात तो बिल्कुल 16 आने सही है कि गंध गुण से ही तो हम पृथ्वी तत्व की बात पहचानते हैं, गंध से ही तो समझते हैं कि कौन सा तत्व है। तो पृथ्वी तत्व का गुण तो गंध हुआ, ये तो सच में रूपाकृति है। जो एक शक्ल बनती है वो तो रूप से ही बनती है, और रूप जो है वो कैसा होगा वो अग्नि तत्व सिद्ध करता है। अब आपके सामने एक उदाहरण ही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे कई उदाहरण हैं कि किस चीज़ में, जैसे हम एक पानी को ही देख लें, पानी यदि ठंडक में चला जाए तो बर्फ़ की आकार ले लेता है, और आग के पास चला जाए तो भाप का आकार ले लेता है। अब अग्नि ने उसका रूप बदल दिया, अग्नि की वजह से एक अग्नि उसको भाप बना देती है, ठंडक वाली अग्नि नीचे का टेम्परेचर उसको बर्फ़ बना देता है, ऊपर का टेम्परेचर उसे भाप बना देता है। तो नीचे का भी जो ठंडक भी है वो भी अग्नि तत्व की मानी जाती है, वो नीचे का टेम्परेचर है। तो ऊपर का जो है उसको भाप बना देता है। तो रूप गुण अग्नि का ही तो हुआ। रूप किसकी वजह से? अग्नि की वजह से। यदि भाप का रूप है तो अग्नि की वजह से, बर्फ़ का रूप है तो अग्नि की वजह से, सामान्य ताप पे है तो जल के रूप में है, और यदि अग्नि जला दी तो वो भाप बन गया। तो अग्नि की वजह से ही तो रूप है। ये तो सामान्य उदाहरण है, जो स्थूल सा उदाहरण है, लेकिन वैसे देखा जाए तो रूप गुण अग्नि का ही है। साइंस की दृष्टि से तो रूप गुण अग्नि का ही होता है। किस चीज़ में कैसा रूप होगा वो उसके अंदर अग्नि ही तय करेगी। तो यहाँ पर बड़ी मुझे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ये तो रूपाकृति है, तो हम रूपाकृति को पृथ्वी तत्व कैसे बांध सकते हैं? ये तो पृथ्वी तत्व नहीं है। तो उस दिन से आज तक कभी पौधों में पानी डाला हो, या कभी पुराने वाले घर में गर्म फर्श पे पानी डाला हो तब गंध आई हो, किसी वजह से भी पृथ्वी तत्व में पानी डालने से जो गंध उभरी हो, या घड़े को धोने से कभी गंध आई हो, किसी भी वजह से गंध आई हो, चाहे सड़क पर बारिश की वजह से गंध आई हो, ध्यान मेरा इसी बात पे जाता है कि ये गंध गुण वाली पृथ्वी तत्व है, ये है पृथ्वी तत्व। तो गंध गुण से हम पृथ्वी तत्व की पहचान करते हैं। इसलिए ये जो हमने गंध के रूप में देखी है ये पृथ्वी तत्व है, ये रूपाकृति। हम कहेंगे ये हमारा शरीर पार्थिव प्राणी है, हम पार्थिव प्राणी हैं, मनुष्य पार्थिव प्राणी हैं, सभी पार्थिव प्राणी हैं। पार्थिव का मतलब पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं, और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों में पृथ्वी तत्व विशेष होता है। पृथ्वी तत्व विशेष होने का मतलब ये नहीं है कि आकार विशेष है, आकार तो हमेशा रूप की अग्नि तत्व की वजह से होता है। तो जो भी आँखों से दिखाई देती है ये रूप होता है, और रूप हमेशा अग्नि तत्व का होता है। इसको हम पृथ्वी नहीं कह सकते कि वो पृथ्वी है, वो जमीन जो है वो जमीन है, जमीन वो है, पृथ्वी वो है पृथ्वी तत्व। जमीन और पृथ्वी तत्व में फ़र्क है। बातें बहुत सारी हैं, समझने वाले उस तरह से होते हैं तो बताने का और ज़्यादा मन करता है, तो कोशिश करती हूँ थोड़े रूप में आसान भाषा में बताऊँ। तो असल में क्या है कि पृथ्वी तत्व गंध गुण के रूप में जो पहचाना जाता है, उसी के कारण गंध गुण ही पार्थिव प्राणियों में विशेष रूप से होती है। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी गंध होती है, अपनी गंध होती है। इसलिए पार्थिव प्राणी की पहचान इस गंध गुण से होने का मतलब है कि गंध विशेष होती है हर शरीर की। उसी तरह से बहुत कुछ इसका विशेष होता है, पर गंध गुण विशेष है। तो ये गंध के कारण जो भी हम देखें, गंध के कारण इसमें ये जो गंध के रूप में हमें दिख रहा है, इसको हम पृथ्वी तत्व कहें। बाकी पृथ्वी तत्व से बने हुए अन्न से ये पुष्ट होता है, अन्न खाते हैं इसीलिए पुष्ट होता है, और अन्न में इसकी उत्पत्ति है, अन्न में इसकी स्थिति है, अन्न में इसका लय है, तो इसे अन्नमय कोश कहते हैं। पर अन्नमय कोश का मतलब इसमें पृथ्वी तत्व विशेष है, गंध विशेष है। बाकी भी विशेष हैं, पर पृथ्वी तत्व जहाँ आता है उसमें चारों तत्व तो पहले ही आ गए। पृथ्वी तत्व का मतलब है पंच भौतिक वस्तु। जो जब पृथ्वी तत्व बना तो उसमें
जल का भी गुण आएगा, ये आपने विचार चंद्रोदय में पढ़ा ही है। अब ये दूसरे तरह से मैं बात बताने लग गई, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। जब हम कहते हैं कि आकाश में एक गुण है शब्द का, फिर हम देखते हैं वायु में 2 गुण हैं, आकाश का भी होगा, वायु का अपना भी होगा। जब जल आएगा तो जल में अपना भी गुण होगा, वायु का भी होगा और आकाश का भी होगा। और इसी तरह से आप विचार चंद्रोदय में पढ़ चुके हो, अग्नि में अपना भी होगा, बाकी तीनों का भी होगा। सॉरी, पहले अग्नि आएगी बाद में जल आएगा। तो अग्नि में अपना भी होगा और शब्द गुण आकाश का भी लेगी, वायु का भी लेगी। और जल तत्व होगा तो वो अग्नि का भी लेगा, जल का उसका वायु का भी लेगा और आकाश का भी लेगा। और पृथ्वी जब आएगी तो वो बाकी चारों का भी लेगी। लेकिन पृथ्वी में चारों, जहाँ पृथ्वी तत्व होगा वहाँ बाकी 4 भी होंगे, क्योंकि वो 4 भी तो पीछे से आ रहे हैं ना, उसके कारण है। तो इसलिए वो 4 बाकियों का उसमें लक्षण आएंगे। लेकिन वैसे यदि हम सिर्फ निरोय पृथ्वी तत्व को देखें तो वो गंध गुण से जो पहचानी जाती है वो पृथ्वी तत्व है। जो आँखों से दिखेगा उसको आप अग्नि तत्व की रूपाकृति ही कहोगे। इसलिए आँखों से जो कुछ हम देखते हैं वो रूप है, कान से जो कुछ हम देखते हैं वो शब्द है यानी आकाश है, आँखों से हमने जो कुछ देखा वो अग्नि तत्व देखा। इसलिए किसी के रूप, आँख से कोई रूप अच्छा लगे तो भी अग्नि तत्व है, बुरा लगे तो भी अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के कारण कोई गोरा है और अग्नि तत्व के कारण ही कोई काला है, अग्नि तत्व के कारण ही कोई गेहुआ है। तो ये अग्नि तत्व का ही फर्क है। तो आँख ने अग्नि तत्व को ही देखा, इसी तरह से कान ने शब्द के रूप में आकाश तत्व को ही देखा और कुछ नहीं देखा। नाक ने पृथ्वी तत्व को देखा, क्योंकि पृथ्वी तत्व की है तो पृथ्वी को ही देखेगी, हर कार्य अपने कारण को ही देखेगा। ये कार्य है आकाश का तो अपने कारण को ही देख रहा है, ये कार्य है अग्नि तत्व की तो अपने कारण को ही देख रही है, ये कार्य है वायु तत्व का तो अपने कारण को ही देख रहा है, और ये कार्य है जल तत्व की तो ये अपने कारण को देख रही है। अब जब अपने कारण को देखेगी तो हम जिस चीज़ में ये जल तत्व मिल जाएगा वैसा लगने लगेगा। कड़वे में मिलेगा जल तत्व तो कसैला लगने लगेगा, नमकीन वस्तु में पालक में मिल जाएगा तो हल्का हल्का नमकीन आएगा, मीठे फल में जल मिल गया तो मीठापन देगा। है पानी ही है, जल ही, लेकिन जिसमें मिल जाएगा जल वैसा अपना गुण प्रकट कर देगा। जल कैसी चीज़ है जिसमें मिलती है वैसी हो जाती है। इसलिए मीठे फल में उसका रस निकलेगा तो हम कहेंगे ये तरबूज का रस है। तरबूज का तो रस वो है जो तरबूज का अपना लक्षण लेकर के पानी मिला तो पानी है, पानी बहुत है उसमें, इसलिए जल ने उसका रूप धारण कर लिया। तो जिस पदार्थ में जल मिलता है उसी का ही रूप वो धारण कर लेता है। लेकिन वास्तव में स्वाद किसकी वजह से है? रस की वजह से। रस किसकी वजह से है? जल की वजह से। यदि वस्तु का जल सूख जाए स्वाद नहीं आता, रस सूख गया तो हम कहेंगे ये तो सूखी वस्तु है, इसमें कोई स्वाद नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु का जल सूख गया। तो बिना जल के सूखी वस्तु किसमें स्वाद नहीं आता, तो हम कहेंगे ये तो सूखी चीज़। स्वाद किसके वजह से आता है? जल की वजह से। और दूसरा, पूज्य बीजी महाराज, ये प्रयोग मैंने कभी नहीं किया, उन्होंने बताया है पर मैंने नहीं किया, मेरी ये गलती है। उन्होंने बताया कि ये जीभ जो है इसको आप पूरी तरह से कभी साफ़ करो। मेरे मन में कई बार आता है पर मैंने किया कभी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया, कुछ आलस ही कहा जाएगा। पूरी तरह से जीभ को अच्छी तरह साफ़ करो, और जब तुम्हें ये लगे ये सूख गई है फिर इस पर कुछ रखो, नमकीन मीठा जो भी रखो, तो ये बताएगी नहीं, क्योंकि इसका रस सुखा दिया। तो रस ही रस को बताता है, क्योंकि यहाँ जो आगे वाले पोर्शन में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, वो ग्रंथियाँ स्वाद बताती हैं, पीछे नहीं होती, आगे ज़्यादा होती हैं, तो वो स्वाद को बताती हैं। तो वो ग्रंथियाँ जल तत्व की बनी हुई, उसी को ही जल तत्व की ज्ञानेंद्रिय कहेंगे। तो यहाँ जल तत्व की ज्ञानेंद्रियों के रूप में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जीभ के आगे के भाग में, जो हम कुछ चीज़ रखते हैं तो वो स्वाद बता देती हैं। और स्वाद से रस की सिद्धि होती है कि वस्तु में रस है कि नहीं। और रस किसकी सिद्धि करता है? जल तत्व की करता है। गंध किसकी सिद्धि करती है? पृथ्वी तत्व की। तो ये हर वस्तु को
जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में सारे स्थित है रस भाव भी। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी भरा। गंध को और रस को देखो हर चीज़ में मिलेगा। जब हर चीज़ में मिलेगा तो ये मान के चलो कि जहाँ जल है स्वाद है, वहाँ रस है, और जहाँ गंध है वहाँ पृथ्वी है। जल और पृथ्वी ये दोनों हर जगह मिलेंगे। कोई वस्तु आपको गंधहीन मिल जाए, रसहीन मिल जाए, तो भी पृथ्वी तत्व और जल तत्व है। इस तरह से प्रयोग करो। करते करते थोड़ी जब होशपूर्वक प्रयोग करने लगो तो एक चीज़ का और ख्याल करो कि अब जब होशपूर्वक मैं इसमें पूरा रच पच करके डूब के ये अभ्यास कर रही हूँ, तो होशपूर्वक यदि मैं ये अभ्यास कर रही हूँ तो एक होश और ये ले आना जब करने लग जाओ। वैसे तो करने के बाद ही करना है, पहले बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो कोई कर रहा हो होशपूर्वक ये प्रयोग करने हैं, क्योंकि ये विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का ये विज्ञान की रीति है, प्रयोग करके करने की रीति है। ये मनवाया नहीं जा रहा, या यूँ कहो कि किसी वो वस्तु का बात नहीं करी जा रही जो आपकी देखी नहीं हुई है। आपके पास प्रत्यक्ष इंद्रियां हैं, प्रत्यक्ष वस्तु है, प्रयोग करके देख लो। यदि आपको ये पांचों ना मिले तो आप बता देना। तो प्रयोग में किए जाने वाला ये प्रयोग है। पर इस प्रयोग करते करते एक चीज़ हमें और देखनी है कि हम प्रयोग करते करते ये देखें कि जो प्रयोग करने वाला मैं हूँ वो तीनों को एक साथ प्रकाशित कर रहा हूँ या अलग अलग प्रकाशित कर रहा हूँ। प्रकाशित करने वाला मैं इसमें हमेशा रहता हूँ कि नहीं। जब हम होशपूर्वक किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो हमें खुद को आसानी से अपने आप को देखना आ जाता है। तो जैसे हम होशपूर्वक प्रयोग करें, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि छू के देखो, सूंघ के देखो, जीभ से लगा के देखो। तो जब आप छूने को लगातार प्रयोग करेंगे या कान का प्रयोग करके लगातार शब्द देखने का प्रयोग करेंगे, या नाक से सूंघने को लगातार देखने का प्रयोग करेंगे, या रस से लगातार प्रयोग करेंगे, तो लगातार प्रयोग करने से आपकी सारी जो ऊर्जा है, सारा जो होश है वो इसी में आ जाएगा। जब सारा होश इसी में आ जाएगा तो अब आप होश का एक और प्रयोग करना कि इस होश को कौन है जो चला रहा है, इस होश के पीछे कौन है जो इस होश का मालिक है। इस होश को यहाँ लगाना है, अब यहाँ लगाना है, अब यहाँ लगाना है, अब शब्द का प्रयोग करना है, अब रूप में प्रयोग करना है, अब रस का करना है, अब मुझे इसका अभ्यास करना है, नाक का अभ्यास करना है, अब शब्द का प्रयोग करके, अब स्पर्श का प्रयोग करके, अब मैं स्पर्श का प्रयोग कर रही हूँ, अब मैं नाक का कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, तो मैं कब कहाँ लगा रही हूँ। ये जो मैं को लगाने वाला जो है ना, मैं इस मैं पे ध्यान दें कि ये कैसे जब चाहे कहाँ लगा लेता है, इसका मालिक है ना। इसलिए ये कौन सी इंद्रिय का कब प्रयोग करना है। अब लगातार आप रूप का अभ्यास कर रहे हो, फिर लगातार आप स्पर्श का करने लगे, फिर लगातार आप शब्द का करने लगे, फिर लगातार आप नाक का करने लगे, फिर लगातार आप जीभ का करने लगे। तो आप करने लगे ना, आप हो ना जो इसको करने लगे, तो आप इसके साथ जुड़े हो या इससे अलग हो, ये भी चेक कर लेना, ताकि आपको आगे वाले अध्याय आसानी से समझ आ जाए। मैं करने वाला, इसका मालिक, इसका स्वामी कैसा हूँ, करता हूँ, स्वतंत्र हूँ या परतंत्र हूँ। मैं इसके अधीन हूँ कि जब ये किए जाते हैं तो ये मुझे अपने अधीन कर लेते हैं, मैं इनके बंधन में हूँ या इनसे मुक्त हूँ। ये मुझे बांध सकते हैं या मैं इनका जब चाहे उपयोग करूं, जब चाहे ना करूं। तो इनसे असंग हूं या बंधा हुआ हूं, ये भी चेक करें। मालिक हूं, बंधा हुआ हूं या मुक्त हूं, लिप्त हूं या अलिप्त हूं, जुड़ा हूं या टूटा हुआ हूं, अलग हूं। या जुड़ना और टूटना ये दो भाव हैं, वास्तव में कोई है ही नहीं। जोड़ना भी मेरी इच्छा पे है, तोड़ना भी मेरी इच्छा पे। मैं जब मर्जी इसके साथ जुड़ जाता हूँ तो ये बना लेता हूँ, जब मर्जी मैं इसे तोड़ लेता हूँ। तो जोड़ना तोड़ना इस दृश्य से इस दृश्य पे आता हूँ तो ये दृश्य के विचार करने लग जाता हूँ। इस दृश्य को छोड़ता हूँ, दृष्टा भाव में आ जाता हूँ तो दृश्य से संबंध तोड़ लेता हूँ। दृष्टा दृश्य से संबंध बनाता है
तो फिर ये विचार करने लगता है। संबंध तोड़ना और संबंध जोड़ना दृष्टा और दृश्य का आपके अधीन है, इसके अधीन नहीं है, आपके अधीन। आप अपनी मुक्तता को एहसास कीजिए कि जब दृश्य से दृष्टा जुड़े तो कैसे जुड़ा, दृश्य से दृष्टा ने अपने आप को अलग किया, तोड़ा तो कैसे तोड़ा। दृष्टा दृश्य से तोड़ता भी है खुद को, दृष्टा दृश्य से खुद को तोड़ता भी है और दृष्टा दृश्य से खुद को जोड़ता भी है। ये जोड़ना और तोड़ना दर्शन वृत्ति से होता है, लेकिन दर्शन वृत्ति इन दोनों को अलग भी करती है और इन दोनों को एक साथ भी करती है। जो अलग करती है, जो एक साथ करती है, वो दर्शन वृत्ति को भी हम समझेंगे आगे के अध्याय में। इसलिए दर्शन दृश्य दृष्टा ये त्रिपुटी को समझ करके ही हम आगे पुरुषोत्तम वाली बात समझने के लायक बनेंगे। तो साथ के साथ दृश्य को देखते जाओ, क्योंकि अभी तो हम दृश्य की बात कर रहे हैं कि दृश्य में भरा, दृश्य में भरा, दृश्य में भरा। अब दृश्य में जो भरा है और दृश्य में भरे की बात कौन कर रहा है? मैं दृष्टा कर रहा हूँ, मैं दृष्टा कर रहा हूँ, और मैं दृश्य को अपने से अलग देख करके दृश्य की बात कर रहा हूँ। और इस दृश्य की बात करते हुए मैं दर्शन वृत्ति जहाँ जोड़ता हूँ वहाँ मुझे उस दृश्य का सारा खुलासा हो जाता है। मैं प्रयोग करने लगता हूँ रस का, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, गंध का, और मैं उसको सीमा में देखता हूँ तो मैं रूप से देख लेता हूँ दृश्य को, और व्यापक रूप में देखता हूँ तो दृश्य को अखंड अटूट देखता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि दृश्य को अखंड अटूट देख रहे हैं, लेकिन अभी तो दृश्य को अखंड अटूट देख रहे हो, दृष्टा को तो सीमा में देख रहे हो। दृष्टा को भी हमें सीमा में नहीं देखना। जैसे अभी तो हम दृश्य को अखंड देख रहे हैं, फिर हम दृष्टा को भी अखंड देखें। और दृष्टा और दृश्य के बीच में जो हमने भेद खड़ा किया है दर्शन वृत्ति के कारण, इस भेद को भी समझेंगे कि भेद है या अभेद है, इसे भी समझेंगे। सर्वांगयोग समझाएगा। लेकिन पहले ये देखें कि ये भेद बनाने वाला भी मैं हूँ, मिटाने वाला भी मैं हूँ। गहरी नींद में ये भेद मिट जाता है, जागृत में ये बना रहता है, स्वप्न में भी ये बना रहता है। स्वप्न में दृश्य बदल जाता है पर भेद बना रहता है। गहरी नींद में ये भेद खत्म हो जाता है, कोई दृश्य नहीं रहता, मैं दृष्टा नहीं रहता, कोई दर्शन नहीं रहता। ये भेद सत्य है या मिथ्या है, इसे भी समझेंगे तब जब प्रयोग करेंगे। सिर्फ सत्संग सुनने से नहीं आएगा समझ, प्रयोग करके आएगा। तो पहले प्रयोग करो, इस दृश्य की अखंडता देखो। संपूर्ण दृश्य में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कैसे अखंड भरे हुए हैं, देखो। प्रयोग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। फिर जब प्रयोग करते करते होश पूर्वक प्रयोग करने लगेंगे, फिर होश को भी दृश्य में देखो, होश को भी दृश्य में देखो। होश भी दर्शन वृत्ति उससे जिससे जुड़ती है उसको दिखाती है। देखने वाला मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, अपने आप को इससे अलग मान रहा हूँ तो इसको दृश्य रूप में देख रहा हूँ। मैं अलग हूँ तो कैसा अलग हूँ, लिप्त हूँ या असंग हूँ। लिप्तता है तो कैसी लिप्तता है? दृश्य मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में विलीन होता है, मुझसे पृथक सत्ता रखता है, या मेरे साथ रहता है। सारे भेद खोलना, पर खोलोगे तब जब अभ्यास करो। अभ्यास करने में आपकी तत्परता, श्रद्धा और आपका संयम, जागरूकता चाहिए। पहले ये अच्छे से अभ्यास करो, फिर आपको आगे की बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसलिए वो अभी तो 5 तत्वों के बारे में दृश्य को अच्छी तरह देख रहे हैं। दृश्य को इस रूप में कर दो, जो भी आपका दृश्य है सारे को 5 में सीमित कर दो, बस 5 में समेट दो। दृश्य नहीं रह गए, 5 रह गए, ऐसा करना है हमें कि 5 रह गए। अभी हम 5 मिला रहे हैं, फिर हम 3 और ढूंढेंगे, कुल मिला के 8 बनाएंगे, 8 भाव बनाएंगे। तो 8 भाव दिखा रहे हैं, शब्द भाव, रस भाव, रूप भाव, स्पर्श भाव, गंध भाव, 5 भाव। 5 भावों में सारा दृश्य सिमट गया। ऐसी वृत्ति बन जाए कि 5 भावों में सारा दृश्य सिमट जाए। उसके बाद
हम देखेंगे कि दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है, खोज करें। अभी हम प्रकृति की खोज कर रहे हैं, पुरुष की नहीं। प्रकृति भी अपरा प्रकृति, परा प्रकृति भी नहीं। तो अभी अपरा प्रकृति की खोज चल रही है, प्रकृति के 8 अंगों की खोज चल रही है, प्रयोग करके दिखा रहे प्रकृति के 8। हर चीज़ में 8 भाव भरे हैं। 8 भाव कहीं अलग नहीं किए जा सकते, इसी में ही है, इसी में ही है, इसी में ही है। 8 भाव हर जगह मिलेंगे। पहले शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और फिर 3 गुणों के रूप में। जहाँ 5 तत्व हैं वहाँ 3 गुण भी होंगे। भौतिक होगा तो मानसिक भी होगा, स्थूल होगी तो सूक्ष्म भी होगी। पर पहले 5 का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। आपके चेहरों से मुझे नहीं लग रहा ज़्यादातर के कि कोई अभ्यास करता है, क्योंकि थोड़े आप लोग ये मान करके बैठे हैं कि ये तो हमें सब पता है। पता वाली चीज़ को दूसरे के रूप में देखो ना, जिस तरह से संतों ने देखा। तुम दृश्य को, हम दृश्य को किस रूप में देख रहे हैं? भेद में, अनंतता देख रहे हैं, भेद देख रहे हैं। हर किसी को एक इकाई देख रहे हैं, हर किसी को एक सीमा देख रहे हैं, अपने सहित सबको। वो कह रहे हैं इकाई देखनी ही नहीं है, आदि मध्यांत रहित अखंड देखना है। जहाँ आदि मध्यांत रहित अखंडता है वहाँ इकाई कहाँ है? कोई इकाई नहीं है। रूप ही देख लो आप, इकाई नहीं है। यहाँ रूप है तो यहाँ भी रूप है। अब ये रूप इस रूप के साथ जुड़ा है, ये रूप इस रूप के साथ जुड़ा है, ये रूप उस रूप के साथ जुड़ा है, वो रूप उसके साथ जुड़ा है, वो बाहर के साथ जुड़ा है, वो गली के साथ जुड़ा है, गली आपस में कनेक्टेड है। रूप अखंड जुड़ा है। कहाँ है रूप की टूट? इकाई कहाँ से है? ये दरी है, ये वो है, कहाँ इकाई? कोई चीज़ इकाई। रूप तो अखंड है, शब्द अखंड है। बजा के सुनता है तो अखंड। शब्द आकाश तो अखंड ही है। शब्द बजाने से आ गया ना, चखने से आ गया ना, रस अखंड ही हुआ ना, कहीं गया तो नहीं था। बस इंद्रिय प्रयोग करी तो सामने आ गया। मैंने इंद्रिय प्रयोग करी तो सामने आ गया दृश्य रूप में। ऐसे चुप था, साम्य अवस्था में था, मैं प्रयोग कर लिया। ये क्यों सामने आ जाता है, क्यों अभी छिपा हुआ है, ये भी भेद खोलेंगे। मैं सारा एक साथ तो नहीं बता सकती ना, जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे बताएंगे। तो कोई भी चीज़ व्यक्त होने में और अव्यक्त होने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अभी अव्यक्त है शब्द, हमने इसको व्यक्त कर लिया। अभी स्पर्श आपको अव्यक्त है, मुझे व्यक्त है। अभी आपको अव्यक्त है और आप कहो हमें तो सब कुछ पता है। आपने व्यक्त तो नहीं किया ना। स्पर्श को व्यक्त करो ना, शब्द को व्यक्त करो ना, गंध को व्यक्त करो ना, रस को व्यक्त करो ना। व्यक्त होगा तो साकार हो जाएगा, अव्यक्त रहेगा तो निराकार रहेगा। साकार करो इसको, सगुण साकार है ये। प्रकृति सगुण साकार है। अभी साकार की बात हो रही है, फिर सगुण की भी होगी। ये साकार प्रकृति, परमात्मा की 5 भौतिक प्रकृति, जिसमें अष्टधा प्रकृति में 5 तत्व जो हैं ये साकार है, और 3 गुण जो हैं ये इसको सगुण बनाते हैं। तो ये कुल मिला के सगुण साकार हो जाती है। ये परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है। ये ऐसे ही कुछ नहीं है, आप इसको कुछ भी समझते रहो। ये सगुण साकार परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है, जिसको आमतौर से माया कह देते हैं, प्रकृति कह देते हैं, अष्टधा प्रकृति कह देते हैं, या दैवी प्रकृति कह देते हैं। 8 भुजाधारी माता के 8 भुजा का मतलब ही यही है, उसके 8 अंग, यही 8 अंग हैं, इसलिए वो 8 भुजाओं वाली है। 8 भुजाएं यही हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और फिर 3 गुण, ये उसकी 8 भुजाएं। इसी 8 रूपों में वो सब जगह फैली हुई है, अखंड फैली। इसको हमने किस समेट देना है? अभ्यास, हमारे अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि हमारी जो नज़र है संसार को देखने की, उसमें थोड़ी सफाई आ जाए, वो काला पीला चश्मा उतर जाए, साफ देखें, सही नज़र से देखें है क्या जो है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और आप कह रहे हो ये
तो वो संसार बन रहा है, वो जगत बन रहा है। हमें विश्व देखना है, दृश्य को विश्व देखना है। विदृश्य भाव है, विश्व भाव है। विश्व में फिर अस्थि भाव, दृश्य भाव विलीन करना है। कैसे विलीन होगा? देखो जी मायानंद जी क्या करते हैं।